हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और इसके लिए हम एनर्जी लेवल्स और जो उसकी एनर्जी है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल कर्व होती है किसी भी मॉलिक्यूल के, उसकी जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है और ये जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट हार्मोनिक, तो इसको आप यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी हम ये मान के चले कि लेट अस कंसिडर दिस इज ए हार्मोनिक पोटेंशियल। तो अगर हम इसको इस फॉर्म का मान के चलते हैं इस तरीके से कि हार्मोनिक पोटेंशियल है, तो इस प्रॉब्लम को इजीली सोल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो पहला इसी का वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा का फर्स्ट पार्ट जो है वो है मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अब देखिए हम अगर इस पोटेंशियल कर्व को अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट टेलर सीरीज की हेल्प से एक्सपेंड करें, तो यहाँ पे लिखिए एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। तो जो वी आर का एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू वी एट आर इक्विलिब्रियम प्लस आर माइनस आर ई डी वी कर्ली वी ओवर कर्ली आर एट आर इज इक्वल टू आर इक्विलिब्रियम प्लस 1/2 फैक्टोरियल आर माइनस आर ई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर वी ओवर कर्ली आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू आर ई प्लस 1/3 फैक्टोरियल आर माइनस आर ई क्यूब कर्ली क्यूब वी ओवर कर्ली आर क्यूब एट आर इज इक्वल टू आर ई। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो तो क्या है, पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम विच इज मिनिमम पोटेंशियल, और इसको लेट अस कंसीडर हम मिनिमम को सेट कर लेते हैं 0 पे। तो ये टर्म तो रेफरेंस पॉइंट है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको हमने 0 मान लिया। अब ये देखिए क्या है, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एट दिस मिनिमा, और मिनिमा के पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमें पता है 0 ही होता है, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। अगर हम हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि हम सिर्फ इस पोर्शन को कंसिडर करके चले जहाँ पे मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर आप इस पोर्शन को सिर्फ इस वाले पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को कंसिडर करते हैं जहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस केस में हायर ऑर्डर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये पोटेंशियल की जो फॉर्म है इस तरीके से आ जाएगी 1/2 फैक्टोरियल आर माइनस आर ई स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर वी ओवर कर्ली आर स्क्वेयर एट आर इज इक्वल टू आर ई। हमने हायर ऑर्डर टर्म को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज हाफ के एक्स स्क्वेयर, जहाँ पे जो के है वो क्या है हमारे पास, फोर्स कांस्टेंट है, के इज फोर्स कांस्टेंट, एक्स क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से आर ई हमें पता ही है कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है वो कितनी आ रही है, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करें विच इज d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 म्यू ओवर एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी, और वी कितना आया हमारा, हाफ के एक्स स्क्वेयर आया है, साई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसको हम ऑलरेडी पहले पूरा आर्टिकल ये हम सोल्व कर चुके हैं, और जो वहाँ पे हमने इसका एक्सप्रेशन निकाला था एनर्जी का, वो इस तरीके का आया था कि एनर्जी फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने वहाँ पे ड्राइव की थी, ई इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच न्यू, इस तरीके का एक्सप्रेशन हमने वहाँ पे निकाला था। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो इसको इस एन को जो वहाँ पे आपने एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंसिडर किया था, यहाँ पे हम वाइब्रेशन क्वांटम नंबर से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो एनर्जी ये ना लिख के ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ दिस इक्वेशन इज सेम फॉर्म रहेगी, वी प्लस हाफ
एच न्यू ओसिलेशन। न्यू उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, क्लासिकल फ्रिक्वेंसी जिससे वो ओसिलेट कर रहा है। वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेयर वी इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू अगेन जैसे एन की वैल्यू थी 0 1 2 3 एंड सो, इसकी भी वैल्यू है 0 1 2 3 4 एंड सो। इस तरीके से कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। अगर आप एनर्जी को लिखते हैं इन टर्म ऑफ वेव नंबर, देन एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे जी वी से, विच इज ई ओवर एच सी, और ये टर्म क्या बन जाएगी, वी प्लस हाफ एच न्यू ओसिलेशन ओवर एच सी। एच कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो टर्म आई है हमारे पास न्यू ओसिलेशन ओवर सी, इसको हमने अनदर फॉर्म दे दी, दिस इज ओमेगा ओसिलेशन। ये क्या हो जाएगी हमारी क्लासिकल फ्रिक्वेंसी, ओमेगा ऑसिलेशन इज क्लासिकल फ्रिक्वेंसी इन यूनिट ऑफ वेव नंबर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या रहेगी, वेव नंबर की। तो जो हमारे पास वेव नंबर की टर्म में एनर्जी आई है वो आ गई है v प्लस हाफ, और इसको न्यू ऑसिलेशन और सी को हमने लिख दिया ओमेगा ऑसिलेशन। दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स और इन मीटर इनवर्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा कि v की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या है, इट कैन बी 0 1 2 3 एंड 4 सो ऑन। तो एनर्जी लेवल जो डायग्राम होंगे वो किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखें v इज इक्वल टू, v की क्या वैल्यू आएंगी और कोरस्पोंडिंग जी वी की क्या वैल्यू आएंगी। इफ़ v इज 0 तो 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया हाफ ओमेगा ऑसिलेशन। v इज 1 आया तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन। अगर आप 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस हाफ 5/2 ओमेगा ऑसिलेशन। अगर आप 3 पुट करते हैं तो ये टर्म आ जाएगी 7/2 ओमेगा ऑसिलेशन। अगर आप 4 पुट करते हैं देन दिस टर्म इज 9/2 ओमेगा ऑसिलेशन एंड सो। ठीक है, अगर इसको एनर्जी लेवल डायग्राम में ड्रॉ करें तो हमने इसको परफेक्ट क्या माना है, परफेक्ट एक हार्मोनिक ऑसिलेटर माना है। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल हो गए। इस तरफ आप v अगर दिखें, इस तरफ जी वी लिखें तो v 0 के कोरस्पोंडिंग ये टर्म क्या है हमारी हाफ ओमेगा ऑसिलेशन। नेक्स्ट टर्म हमारी आई है 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन कोरस्पोंडिंग टू v इक्वल टू 1। नेक्स्ट लेवल इज 5/2 omega oscillation corresponding to v is equal to 2. Next is 7/2 omega oscillation corresponding to v is equal to 3, and next one is 9/2 omega oscillation corresponding to v is equal to 4. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक दो एनर्जी लेवल के बीच में, अल्टरनेट जो एनर्जी लेवल है उनके बीच में सेपरेशन जो है वो ओमेगा ऑसिलेशन का भी है। इन दोनों के बीच में भी ओमेगा ऑसिलेशन का ही है। इन दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस है वो ओमेगा ऑसिलेशन है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, ओमेगा ऑसिलेशन का ही डिफरेंस है। तो ओमेगा से ये तो सारे के सारे लेवल जो हैं सेपरेट है। तो ये जो लेवल्स बनेंगे परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या बनेंगे, इक्वली स्पेस्ड लेवल बनेंगे। तो ये v इज इक्वल टू 5 के लिए हो जाएगा, 6 के लिए हो जाएगा और सो। अगर स्पेक्ट्रा की बात करें तो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल होता है, सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इज डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू +-1, यानी +1 होना चाहिए या फिर -1 होना चाहिए। अगर आप +1 यानी कि एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में +1 ट्रांजिशन कौन कौन सी होगी, अगर वो 0 से 1 में जा रहा है, अगर वो 1 से 2 में जा रहा है, या फिर 2 से 3 में जा रहा है, या 3 से 4 में जा रहा है, 4 से 5 में जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हर एक ट्रांजिशन में जो एनर्जी गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा ओमेगा ऑसिलेशन आ रहा है। जो स्पेक्ट्रा में हमें यहाँ पे दिखेगा वो क्या दिखेगा, एक ही एनर्जी यहाँ पे दिखेगी इन टर्म ऑफ वेव नंबर, वो क्या दिखेगी, ओमेगा ऑसिलेशन। और इस बैंड को जो इतना शार्प इंटेंस बैंड हमें यहाँ पे दिखता है, इस बैंड को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल बैंड।
ठीक है। बट कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसका जो पोटेंशियल कर्व होता है वो परफेक्टली हार्मोनिक नहीं होता, वहाँ पे कुछ ना कुछ एनहार्मोनिसिटी फैक्टर भी होता है, जैसे कि इस कर्व में है, यहाँ पे हमने दिखाया है कि दिस इज़ एनहार्मोनिसिटी फैक्टर। अगर आप परफेक्ट कर्व इसको परफेक्ट सिनेरियो को लेके चलें तो उस केस में इस फंडामेंटल बैंड के साथ हमें ओवरटोन्स भी देखने को मिलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। आइए देखते हैं वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने कहा था कि जो पोटेंशियल है वी आर वो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं पोटेंशियल को, वी एट आर इक्वल इक्विलिब्रियम पे जो रेफरेंस है वो प्लस आर माइनस आर ई करली वी ओवर करली आर एट आर इज इक्वल टू आर इक्विलिब्रियम प्लस 1/2 फैक्टोरियल आर माइनस आर ई स्क्वायर करली 2v ओवर करली आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू आर ई प्लस 1/3 फैक्टोरियल आर माइनस आर ई क्यूब करली क्यूब v ओवर करली आर क्यूब एट आर इज इक्वल टू आर ई एंड सोन। इस तरीके से इसको हमने रेफरेंस सेट कर दिया था एट जीरो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया था एट मिनिमा तो वो भी जीरो जाता है, और ये हमारा जो पोटेंशियल है हायर ऑर्डर टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था पहले जब हमने लिखा था मॉलिक्यूल एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। बट हम अब क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूल एज, सेकेंड पार्ट है इसका, मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस केस में अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा 1/2 आर माइनस आर ई स्क्वायर करली स्क्वायर वी ओवर करली आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू आर ई प्लस 1/3 फैक्टोरियल आर माइनस आर ई क्यूब करली क्यूब वी ओवर करली आर क्यूब एट आर इज इक्वल टू आर ई। हम इसको लिख सकते हैं दिस इज सम हाफ this is some function of function f into x square माइनस g into x क्यूब, क्योंकि r माइनस आर ई क्यूब आ रहा है तो वो x क्यूब हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इस पोटेंशियल को हम यूज़ करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसके लिए अगर सोल्व करें डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी आर जो भी अभी हमने निकाला है साई इज इक्वल टू 0 वी एक्स की फॉर्म में जो हमने निकाला है, ये सोल्व अगर करते हैं तो इस केस में जो एनर्जी हमारी आएगी वो एनर्जी निकल के आ जाती है, एनर्जी इज इक्वल टू दिस टर्म इज सेम वही v प्लस हाफ रहेगा हमारा, जो पहले हमने निकाली थी एनर्जी वो तो रहेगी रहेगी, साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी यहाँ पे आएंगी एच सी ओमेगा ई, और साथ में आ जाता है माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर एच सी ओमेगा ई एक्स सी। यहाँ पे जो ओमेगा ई है दिस इज द ऑसिलेशन इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। x is an harmonicity constant, ठीक है, ये टर्म आ जाती है। अगर आप इसको वेव नंबर की फॉर्म में लिखें तो दिस एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर वो आ जाती है जी वी इज इक्वल टू वी एच सी, एनर्जी को क्या करेंगे एच सी से डिवाइड कर देंगे तो हाफ ओमेगा ई माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स सी। यहाँ पे हमने क्या किया है, एनर्जी को एच सी से डिवाइड कर दिया है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल हैं वो है दैट, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या टर्म है ओमेगा ही हमने इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा है। एक्चुअली दिस इज़ द हाइपोथेटिकल फ्रीक्वेंसी, कैसे वो हम यहाँ पे निकालेंगे। जैसे कि अगर आप इस टर्म को कंपेयर करें जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में टर्म निकाली थी, तो सेम टर्म जो थी इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या आई थी, इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर जो जी वी हमने निकाला था वो क्या था, वी प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन, ठीक है। अब इस टर्म को लिखते हैं एंड इन केस ऑफ
एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ये टर्म क्या है हमारी, जी वी इज इक्वल टू, इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिख लीजिए। कॉमन हमारे पास आ रहा है वी प्लस हाफ ओमेगा ई, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स ई वी प्लस हाफ, इस तरीके से बच जाएगा। अब अगर इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करें, अगर हम कहें कि ये दोनों टर्म्स जो हैं इक्वल कंपेयर करें, तो यहाँ से ओमेगा ऑसिलेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा ऑसिलेशन इज इक्वल टू ओमेगा ई 1 माइनस एक्स ई वी प्लस हाफ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर कोई हाइपोथेटिकल कोई एनर्जी लेवल हम ऐसा कंसिडर कर लें जहाँ पे v जो है माइनस हाफ हो, तो उस केस के लिए ओमेगा ऑसिलेशन क्या हो जाता है, इक्वल टू ओमेगा ई। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने पीछे डिफाइन किया था कि हमारा वाइब्रेशन क्वांटम नंबर किससे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, तो ये हाइपोथेटिकल है। इस हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल के लिए हमारे पास जो क्लासिकल फ्रिक्वेंसी है वो इक्विलिब्रियम फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, दिस इज़ इक्विलिब्रियम हाइपोथेटिकल ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये चीज़ क्या है। अब देखिए यहाँ से ट्रांजिशन देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल, डेल्टा वी इन केस ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर एन रेस्ट्रिक्टेड है, इट कैन बी +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे आप एनर्जी लेवल को अगर ड्रॉ करें, यहाँ लिख लेते हैं जी वी जो हमने पीछे निकाला वो क्या है हमारा, दिस इज वी प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। तो जी ज़ीरो क्या आ जाएगा, वी को अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं तो दिस टर्म इज़ 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। जी वन इज़ 3/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई। जी टू इज़ 5/2 ओमेगा ई माइनस 25/4 ओमेगा ई एक्स ई। जी थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 7/2 ओमेगा ई माइनस 49/4 ओमेगा ई एक्स ई एंड सो। जैसे हमने पहले देखा था कि यहाँ पे हर एक एनर्जी लेवल के बीच का जो सेपरेशन हमने देखा वो इक्वल आ रहा था, ओमेगा ऑसिलेशन के इक्वल, यानी वाइब्रेशनल के हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में एनर्जी लेवल है इक्वली स्पेस्ड है। बट यहाँ पे अगर आप सेपरेशन की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन रहेगा, दिस माइनस दिस अगर हम करते हैं तो हमारे पास सेपरेशन आ जाएगा ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। इन दोनों लेवल के बीच का अगर सेपरेशन देखें तो दिस माइनस दिस करें तो ये सेपरेशन हमारे पास आ जाएगा ओमेगा ई माइनस, इन दोनों को अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा 4 ओमेगा ई एक्स ई। 4 ही आएगा, आई थिंक 16 हो जाएगा, 4 ओमेगा ई एक्स ई एंड सो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं जो सेपरेशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। पहले सेपरेशन इतना था, फिर सेपरेशन आपका डिक्रीज हो गया है। सिमिलर मैनर में आप इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का सेपरेशन देख सकते हैं। इनका सेपरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है। अगर एनर्जी लेवल ड्रॉ करें यहाँ पे तो हमारे पास स्टेट इस तरीके से थी, दिस इज सम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और यहाँ पे एनर्जी लेवल हमने ड्रॉ कर दिए, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू वी इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास जी वी आया है 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। नेक्स्ट हमने ड्रॉ कर दिया है कोरस्पॉन्डिंग टू जी वी इज इक्वल टू 1, ये आ गया जी वन। नेक्स्ट का एनर्जी लेवल सेपरेशन जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये आ जाएगा जी टू। नेक्स्ट का और कम हो रहा है, दिस इज जी थ्री, नेक्स्ट इज जी फोर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, और एक सिचुएशन आएगी हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे,
कॉन्टिन्यूम की स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो जो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल ट्रांजिशन जो पॉसिबल हैं वो क्या क्या हैं। पहली ट्रांजिशन अगर +1 की करें तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये आपको मिलता है फंडामेंटल बैंड, जो पहले भी हमने डिस्कस किया। दिस इज फंडामेंटल बैंड। सेकेंड पॉसिबिलिटी है +2 के लिए, तो ये मिलता है आपको फर्स्ट ओवरटोन। दिस इज अगर 0 to 2 ट्रांजिशन हो रही है तो ये आपका आ गया फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट अगर 0 to 3 ट्रांजिशन हो रही है, 0 to 2 ट्रांजिशन फर्स्ट ओवरटोन, 0 to 3 ट्रांजिशन अगर हो रही है तो दिस इज सेकेंड ओवरटोन। ठीक है। एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी सेपरेशन फॉर फंडामेंटल बैंड फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन वो कितना होगा, तो वो देखिए फॉर फंडामेंटल बैंड वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फंडामेंटल बैंड ट्रांजिशन होगी V=0 to V=1 में। जो एनर्जी आएगा डेल्टा ई, एनर्जी गैप इज E एट V=1 माइनस E एट V=0 इन टर्म ऑफ वेव नंबर हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देख लीजिए जो एनर्जी हमारे पास आई वो क्या आई है, 3/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्सी माइनस 1/2 ओमेगा ई माइनस माइनस प्लस 1/4 ओमेगा ई एक्सी। तो फर्स्ट जो फंडामेंटल बैंड है हमें कहाँ मिलता है, ओमेगा ई -2 ओमेगा ई एक्सी, या फिर हम कहें ओमेगा ई इंटू 1 - 2 एक्सी पे आपको फंडामेंटल बैंड मिलेगा। फर्स्ट ओवरटोन की अगर आप बात करें, फर्स्ट ओवरटोन उसके लिए ट्रांजिशन होती है V=0 to V=2 0 से V=2 में। एनर्जी चेंज जो आएगा वो आ जाएगा E एट V=2 माइनस E एट V=0। इसका क्या मतलब है, हमने इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ऐसा करते हैं तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 5/2 ओमेगा ई माइनस 25/4 ओमेगा ई एक्सी माइनस 1/2 ओमेगा ई माइनस माइनस प्लस 1/4 ओमेगा ई एक्सी। तो यहाँ से देखिए दिस टर्म इज 2 ओमेगा ई, दिस माइनस दिस करेंगे तो 2 ओमेगा ई, और ये हमारा आ जाएगा -6 ओमेगा ई एक्सी। तो यहाँ से 2 ओमेगा ई कॉमन आ जाता है। दिस टर्म इज 2 ओमेगा ई, 2 ओमेगा ई इंटू क्या आ जाएगा 1 - 3 एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप सेकंड ओवरटोन की बात करें तो सेकंड ओवरटोन से मतलब है, सेकंड ओवरटोन इसका मतलब है हम ट्रांजिशन कर रहे हैं V=0 to V=3 में, और एनर्जी जो हमारी आएगी इन टर्म ऑफ वेव नंबर का मतलब है E एट V=3 माइनस E एट V=0। दिस एनर्जी इज 3 का मतलब है दिस टर्म, ये टर्म माइनस ये टर्म, तो हमारे पास है 7/2 ओमेगा ई माइनस 49/4 ओमेगा ई एक्सी माइनस 1/2 ओमेगा ई माइनस माइनस प्लस 1/4 ओमेगा ई एक्सी। तो यहाँ से देखिए टर्म आ जाएगी 3 ओमेगा ई माइनस, ये माइनस करेंगे तो 12 ओमेगा ई एक्सी, और वी कैन राइट 3 ओमेगा ई इंटू 1 - 4 एक्सी। दिस इज द एनर्जी फॉर सेकेंड ओवरटोन। इस तरीके से आप नेक्स्ट ओवरटोन निकाल सकते हैं। बट जो एनर्जी है, इंटेंसिटी की अगर बात करें तो मोस्ट इंटेंस फंडामेंटल बैंड रहेगा, देन फर्स्ट देन सेकेंड ओवरटोन, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंटेंसिटी जो है डिक्रीज करती जाएगी, और जो नेक्स्ट ओवरटोन्स हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो ओवरटोन आपको ऑब्जर्व भी नहीं होते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी पहले हमने प्योरली रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी किया, फिर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगर इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट निकल